हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक सीख चुके थे, तो न्यूक्लियस तक तो हम लोग जान चुके थे। अभी हम लोग को जो बात करना है ना, वो बात करना है सेल ऑर्गेनल्स पे। और सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग जानेंगे एक थ्योरी को जिसका नाम है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहली बात तो इसे ही करनी है। बड़ा आसान सा ये टॉपिक है, बहुत ही जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। जैसे अगर आपको याद आ रहा होगा ना, तो अगर मैं किसी भी टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर बनाऊं, यूकारियोटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा और क्या दिखने वाला है, इस न्यूक्लियस से ही एक स्ट्रक्चर इमर्ज करता है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके जस्ट बगल में अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हो तो आप एक चीज़ गौर करना कि न्यूक्लियस से ही इमर्ज करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहीं पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा क्या, तो मैंने बोला गोल्गी बॉडीज का। और आप इसी के जस्ट बगल में देखोगे तो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स कहते हैं, और उसके बगल में आपको वैक्यूल्स मिलेगा। तो क्या कोई रीज़न है क्या कि ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स आपस में सब साथ में होते हैं? तो रीज़न है, हाँ, रीज़न तो होने वाला है। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में तो सबसे पहले ये देखना है कि आता क्या क्या है। इसमें 4 कंपोनेंट्स आएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है क्या कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का कौन कौन सा हिस्सा होने वाला है। मैंने बोला कि सबसे पहले इसमें आपको मिलने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट बगल में आपको मिलेगा गोल्गी अपार्टस या फिर गोल्गी बॉडी, ये है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे क्या मिलने वाला है आपको, तो इसी में मिलेगा लाइसोसोम्स। आपने सुसाइडल बैग का नाम सुना होगा, लाइसोसोम्स मिलने वाले हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। और उसके बाद आपको मिलने वाला है क्या, तो मैंने बोला वैक्यूल्स मिलने वाला है। लाइसोसोम्स के बाद वैक्यूल्स, ये 4 मिलने वाले हैं। बारी बारी से सबका फंक्शन समझना होता है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। आपने नाम सुना होगा आरईआर का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुने हो, और क्या नाम सुने हो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो 2 तरह का देखेंगे। और इसको समझने के लिए ना एक छोटा सा कहानी हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। चिप्स बनाने का कहानी, कि चिप्स कैसे बनता है। अगर मैं बात करूँ चिप्स बनाने का, बस देखो इसी से रिलेटेड है और बस 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, बस समझना है क्योंकि इसका फंक्शन वैसे ही है। मैंने बोला कि चिप्स बनाने के लिए क्या करना होता होगा, तो आलू लाए मार्केट से, खेत से आलू लाते हैं, चिप्स बन गया। चिप्स बनने के बाद क्या होता है, उसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग होता है। कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं होती उसको बाहर फेंकते हैं पैकेजिंग के समय में, और अल्टीमेटली क्या करना होता है ना, उसमें से फिर उसको स्टोर कर देते हैं। तो क्या क्या हुआ, रॉ मटेरियल तैयार हुआ, चिप्स बन गया। मॉडिफिकेशन पैकेजिंग उसके बाद होता है, जो ख़राब होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, और अल्टीमेटली स्टोर करते हैं, हो गया ख़त्म। जैसे मैंने बोला कि रॉ मटेरियल तैयार करना, ये आरईआर और एसीआर का फंक्शन है ना। ये आरईआर प्रोटीन बनाता है, आरईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, और एसीआर जो है वो फैट सिंथेसिस करता है। तो रॉ मटेरियल चिप्स की तरह इसको समझ लीजिए। और मैंने बोला कि जब चिप्स बन गया तो क्या उसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करना होता है क्या, तो हाँ, तो ये प्रोटीन का और फैट का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करने का जो काम है वो कौन करने वाला है, तो मैंने बोला कि ये तो करेगा क्या, गोल्गी बॉडी करने वाले हैं। तो मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। और आपने सुना कि जब कभी किसी चीज़ का पैकिंग करते हैं, चिप्स बन गया था, पैकिंग कर रहे थे, जो ख़राब था एलिमिनेट कर रहे थे ना, लाइसोसोम का फंक्शन क्या होगा, सुसाइडल बैग। जो भी ख़राब चीज़ें हैं उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग है, ये एलिमिनेट करने का काम करेगा ये, ठीक है। और अल्टीमेटली हम लोग उसको क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे चिप्स को। तो वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। ये 4 तो जानना था। ध्यान क्या क्या रखना है, इन चारों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। और इसीलिए मैंने बोला कि जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो न्यूक्लियस के जस्ट बगल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बगल में गोल्गी बॉडी, देन लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। फंक्शन क्या क्या है, वही चिप्स वाला प्रोसेस याद रख लो। चिप्स बन गया था ना, फिर मॉडिफिकेशन पैकेजिंग, जो ख़राब था उसको हटा दिया, और फिर स्टोरेज, हो गया काम। ईआर 2 तरह का मिलने वाला है, आरईआर और एसीआर। और रफ कैसे होगा, तो उसके सरफेस पे राइबोसोम चिपकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम चिपक गया है, तो मैंने बोला कि ये रफ होगा। नहीं चिपका तो एसीआर है। फंक्शन क्या होगा, तो प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस। अब मैंने बोला कि इसके बाद गोल्गी बॉडी का फंक्शन,
ये जो बना था ना, इसका मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग करेगा। और अगर इन दोनों को पैकेजिंग के समय कुछ ख़राब निकल गया तो वो कौन हटाने वाला है? लाइसोसोम्स। और अल्टीमेटली स्टोर कौन करने वाला है? तो वैक्यूल्स। ये चारों का फंक्शन तो क्लियर हो चुका। अगर बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की तो यही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसके कौन कौन से हिस्से हैं। क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से ऐसे हैं जो इंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम के पार्ट हैं। तो क्या क्या होगा? ER होगा ना, गोल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम्स होगा और वैक्यूल्स होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडो सिम्बायोन्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है ये, मतलब ये माना गया था, नॉट ट्रू। कोई 100% इसका प्रमाण नहीं है, बस ये माना गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैंने बोला इंडो सिम्बायोन्ट हाइपोथेसिस। अब ये क्या है? इंडो सिम्बायोन्ट हाइपोथेसिस। इंडो सिम्बायोन्ट हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो प्लास्टिड्स होते हैं, ये दोनों के दोनों पहले क्या थे? तो ये दोनों के दोनों क्या थे? बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स सबसे पहले क्या थे? तो ये बैक्टीरिया थे, गलती से हमारे अंदर आ गए और हमारा हिस्सा बन गया। और मैंने बोलता हूँ कि ये हम लोग के बड़ी ऑर्गेनल्स से, मतलब सेल ऑर्गेनल्स के पार्ट होने वाले। दोनों को अच्छे से समझना होता है और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडो सिम्बायोन्ट हाइपोथेसिस क्या था? बस यही कि ये दोनों बैक्टीरिया थे पहले। बहुत सारा सिमिलरिटी देखने को मिलेगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना। मैंने बोला कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन। ये दोनों भी बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। मैंने बोला कि बैक्टीरिया में ना क्या मिलने वाला है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये दोनों भी डबल मेम्ब्रेन होंगे। क्या बैक्टीरिया में राइबोसोम 70S का था ना, इसमें भी 70S के राइबोसोम मिलने वाले हैं। बैक्टीरिया में पोरीन्स का नाम सुनोगे, इसमें भी मिलने वाला है। मतलब ये है ना कि बहुत हद तक सिमिलरिटी है दोनों में। इसलिए इन दोनों को माना जाता है कि क्या थे? ये बैक्टीरिया थे, गलती से हमारा हिस्सा बन गया और हमारे पास रह गया। दोनों को बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो उसके लिए इसको तो जानना आवश्यक ही है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया की, मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखना है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मैंने अभी तो बताया ना। तो इसका एक मेम्ब्रेन ऐसा है, दूसरा मेम्ब्रेन हम लोग बना सकते हैं कुछ ऐसा, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन। मैंने कहीं कहीं पे फोल्डिंग बनाया है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टा, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, अंदर में तो फ्लूइड होगा ही होगा। और क्या दिखने वाला है? अंदर में इसका अपना DNA होता है, ये खास बात है, इसके पास अपना DNA होता है। मैंने बोला कि इसके अंदर राइबोसोम भी दिखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हुआ इसमें? तो मैंने बोला इसमें राइबोसोम है, कैसा है? 70S टाइप। मैंने बोला कि ये क्या है? इसका अपना DNA है। उसके बाद ये बाहर का मेम्ब्रेन है, तो इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया? तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। मैंने बोला कि इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग है, ये फोल्डिंग है, और इस फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टा। और मैंने क्या बोला? यहाँ पे आपको देखने वाला है क्या? एक स्पेशल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर? मैं बोल देता हूँ। अच्छा, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच का कुछ स्पेस है, कुछ जगह है। और इस स्पेस को क्या कहेंगे? इस स्पेस को कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये ध्यान में रखना। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने बोला कि आप क्या देखने वाले हो ना कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है, उसमें मैंने बोला कि जो क्रिस्टा फोल्डिंग होता है, वहाँ पे आपको एक स्पेशल से एंजाइम मिलेंगे जिनका नाम है ATP सिंथेटेज, या फिर उसको एक और नाम से जानते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे एक मशीन है, सिंपल शब्दों में समझो तो एक मशीन है अंदर वाले मेम्ब्रेन में,
और इस मशीन का नाम है एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स 5 होता है ये। इसी को हम लोग जानते हैं F0 F1 पार्टिकल के नाम से, और इसी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से, ऑक्सीजोम के नाम से। ठीक है, ऑक्सीजोम। मैंने बोला कि ये जो मशीन है इसका नाम है एटीपी सिंथेटेज या फिर F0 F1 पार्टिकल या फिर इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम कहते हैं, और यही हिस्सा है जो एटीपी बनाता है। आपने सुना कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बनेगा। तो कहाँ पर बनेगा, तो मैंने बोला कि यहाँ पे बनेगा। इस जगह का नाम क्या है, तो मैंने बोला कि ये क्रिस्टा है ना, फोल्डिंग, वहाँ पे मिलने वाला एक मशीन, एंड दैट्स मशीन इज नॉन एज एटीपी सिंथेटेज, जिसका दूसरा नाम F0 F1 पार्टिकल, और हम लोग उसको सिंपली ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। याद क्या रखना है, अगर कहीं भी एटीपी बनेगा, दुनिया में कहीं भी एटीपी बनना है, तो एटीपी बनने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट चाहिए। प्रोटॉन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कहने का मतलब कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम। मैंने एक मेम्ब्रेन लिया, इधर कुछ ज़्यादा सामान है, इधर कुछ कम सामान है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एटीपी बनने के लिए चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। पता है प्रोटॉन क्या होगा, तो हमको पता है कि ये है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में से अगर मैं माइनस कर दूँ इलेक्ट्रॉन को तो बच जाएगा H+, और इसी को कहते हैं प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनेगा, और अल्टीमेटली क्या देखेंगे कि इस हिस्से में ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है ना, यहाँ पे H+ भर जाता है। क्या H+ एसिड को भी बताता है क्या? इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि अगर यहाँ पे H+ ज़्यादा है, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन है। तो क्या क्या समझे, ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे H+ मतलब प्रोटॉन है, और प्रोटॉन मतलब H+ है, मतलब यहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन अगर आता है कि बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। कैसे बना है ऐसे, तो मैंने बोला इस मशीन के कारण बना है, जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेटेज या फिर F0 F1 पार्टिकल, या फिर इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जनरल डिस्कशन क्या होती है, तो याद रखना है कि इसके पास अपना डीएनए है, बाइनरी फ्यूजन से ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और बहुत हद तक मैंने बोला कि सिमिलरिटी आपको दिखने वाला है बैक्टीरिया से। अब इसमें कुछ और भी है क्या, तो मैंने बोला कि ये जो फ्लूइड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड अंदर भरा हुआ था, इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, मैट्रिक्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको मैट्रिक्स कहेंगे। सेम टू सेम कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म की तरह, जो न्यूक्लियोप्लाज्म का कंपोजिशन था, जो साइटोप्लाज्म का, ये भी वही, बस जगह के आधार पे मैंने नाम रख कर दिया, ये ध्यान में रखना है। ये था हमारा कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों, एटीपी बनाता है, कहाँ पे, अंदर वाले मेम्ब्रेन में। कहाँ पे, तो मैंने बोला एक मशीन लगा होता है जिसका नाम है एटीपी सिंथेटेज। कुछ और भी नाम होता है क्या, तो हाँ, F0 F1 पार्टिकल, या फिर तो मैंने बोला इसको ऑक्सीजोम भी कहेंगे। क्या होना चाहिए एटीपी बनाने के लिए, प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना चाहिए, और प्रोटॉन का ग्रेडियंट कहने का मतलब H+, और H+ है मतलब यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है ना, इट इज़ अ साइट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनर मेम्ब्रेन जो है ना, ये साइट ऑफ क्या है, तो ये ETS यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रेस्पिरेशन में जो पढ़ोगे, इसका साइट ही साइट है। मतलब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एटीपी बनाने का एक प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेशन में जानना होता है। एटीपी बनाने का एक प्रोसेस, सबसे लास्ट स्टेप एटीपी बनाने का, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होता है, तो मैंने बोला अंदर वाले मेम्ब्रेन पे, यहीं पे होने वाला है, इसीलिए ऐसा प्रोसेस हो रहा है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो गई, और अब हम लोग जानने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। ये प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या होने वाला है, देखने में कैसे लगेंगे, और इसके बारे में सारा कुछ, कि क्या प्लास्टिड है तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो कहाँ पे होगा। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स, और मैंने बोला कि प्लास्टिड भी तो बैक्टीरिया की तरह था ना, क्योंकि ये इंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस का हिस्सा था। तो मैंने बोला कि देखिए ये हमारा प्लास्टिड
मैंने बोला ये डबल मेम्ब्रेन है, तो हाँ है। तो यहाँ पे एक और मेम्ब्रेन बना देते हैं, ये प्लास्टिड का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। ठीक, अब बात है ना, थोड़ा सा आप जूनियर सेक्शंस में आते हैं तो क्या देखेंगे, प्लास्टिड्स आपको 3 तरह का दिखने वाला है। एक आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का रहेगा, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का है। अगर कलर्ड प्लास्टिड है तो मैंने बोला कि क्रोमोप्लास्ट, और अगर ये कलरलेस है तो मैंने बोला ल्यूकोप्लास्ट। तीनों का फंक्शन मैं बताता हूँ, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के प्लास्टिड दिखने वाले हैं। मैं नॉर्मली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, अपना डीएनए होगा, अंदर में लिक्विड भी होगा, राइबोसोम भी होंगे, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम होंगे। तो इसमें खास बात क्या है, तो इसमें खास बात है, आप जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कॉइन की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, कॉइन की तरह। और ये कॉइन की जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक नहीं होने वाला, ये बहुत सारा होगा, पिलर की तरह। कॉइन का पिलर बन गया है ऐसा, तो इधर भी बना देते हैं। तो मैंने बोला ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं, और ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। देखो ये जो है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रेना कहते हैं, प्लूरल, सिंगुलर में ग्रेनम, प्लूरल। ये पूरा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसको बोल दिया ग्रेनम, ग्रेना। ठीक है, ये हो गया। ये जो ज्वाइंट होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमरी। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या क्या समझें, एक छोटा सा सिक्का जैसा स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड, ऐसा ऐसा बहुत सारा हो गया ग्रेना। दोनों ग्रेना आपस में ज्वाइंट है स्ट्रोमा लैमरी से। इसके अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ होगा, इसके लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर में जो फ्लूइड भरा हुआ है स्ट्रोमा। मैंने बोला कि ये क्या होगा, ये होगा आउटर मेम्ब्रेन। तो ये क्या होने वाला है, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में स्पेस है ना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सेम उसी की तरह। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मैंने बोला कि ये जो थाइलाकॉइड होता है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, इसी के अंदर आपको मिलने वाला है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या यही होता है क्या? हाँ, यही होता है। मतलब ये है कि क्लोरोफिल अगर है तो फोटोसिंथेसिस। तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द किचन ऑफ द सेल, तो क्लोरोप्लास्ट तो होता है। वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, तो मैंने बोला कि देखिए ये हमारा स्ट्रोमा तो दिख रहा है, अंदर में आपको थाइलाकॉइड दिखा है, थाइलाकॉइड के अंदर में होता है क्लोरोफिल, और उसी क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। तो ये थाइलाकॉइड है, और इस थाइलाकॉइड के अंदर में मिलेगा क्लोरोफिल, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। याद रखना है कि ये प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल में नहीं होने वाला है, मतलब ये प्लांट सेल्स में होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, हम लोगों में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। उसके बाद मैंने बोला कि इसमें राइबोसोम भी होगा, और राइबोसोम जो इसमें होगा कैसा, 70S टाइप का होने वाला है। इसका अपना डीएनए भी होने वाला है। ठीक है, अपना डीएनए होने वाला है। इसके बाद और क्या होगा इसमें, तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर समटाइम्स मिलने वाले हैं, जो क्या करेंगे, फूड का स्टोरेज करेंगे। अब इसमें कुछ खास बात बताते हैं, कुछ यूनिक बातें जो हम लोग को नहीं पता है लेकिन जानते हैं अब। ठीक है, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा, तो एक बात समझना है, हम लोग प्लास्टिड 3 तरह का जानते हैं ना। प्लास्टिड हम लोग जानते हैं 3 तरह का। अगर मैंने बोला है कि अगर है क्लोरोप्लास्ट, तो पहली बात तो याद रखना है कि ये ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर पढ़े थे ना वो क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर था। यहाँ पे होने वाला है फोटोसिंथेसिस। ठीक है,
प्लांट में क्या देखते हैं ना कि फ्रूट्स वगैरह कलरफुल होते हैं, तो कलर्ड प्लास्टिड किसे कहेंगे? तो मैंने बोला क्रोमोप्लास्ट। तो इसको कहते हैं कलर्ड प्लास्टिड। मतलब ये है ना, फ्रूट्स वगैरह जो अलग अलग कलर के दिखते हैं ना, अदर देन ग्रीन, ग्रीन के अलावा येलो दिखता है या फिर रेड दिखने वाले हैं, या फिर आपको देखेंगे कैसे, तो जो भी ब्लू कलर के कुछ भी, तो मैंने वो क्रोमोप्लास्टिकरण होने वाला, अदर देन ग्रीन। ठीक है। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। कैसा होता है ये? कलरलेस। तो फंक्शन क्या है? ये स्टोर करते हैं फूड को, और इसको फिर अलग अलग टाइप पढ़ना होता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसका टाइप है, मैंने बोला कि इसमें एक टाइप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। एक होता है इलायोप्लास्ट, और क्या मिलने वाला है इसमें? एल्यूरोप्लास्ट। इसमें अलग अलग टाइप मिलने वाले हैं, 3 टाइप्स मिलते हैं। ठीक है। क्या क्या है? तो मैंने बोला कि 3 टाइप क्यों हैं। पहली बात तो ये समझ लेते हैं कि इसको अलग अलग टाइप क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये क्या करेंगे, तो ये फूड का स्टोरेज करेंगे। ठीक है। क्या क्या देखिए, मैंने बोला कि अगर ये मान लेते हैं कि क्या क्या फूड का स्टोर कर सकते हैं, तो प्रोटीन का स्टोर करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का करेंगे, और फैट का कर सकते हैं। ठीक। इस तरह से इसको 3 तरह का हम लोग देखते हैं। ध्यान में क्या रखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि ये तीनों इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल कहने का मतलब क्लोरोप्लास्ट वक्त आने पे क्रोमोप्लास्ट भी बन सकता है और ल्यूकोप्लास्ट भी बन सकता है। मतलब ये अपना स्ट्रक्चर तो चेंज करेंगे, फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है। मतलब अगर किसी सेल में क्रोमोप्लास्ट बहुत ज़्यादा है, अब उसको फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करना है, तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल होते हैं, ये इसकी सबसे खास बात होती है। ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो राइबोसोम के बारे में जानना है, जो मैंने आपको पहले ही 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो दे दिया है, जिसमें आप पूरा डिटेल स्टडी राइबोसोम के बारे में जान सकते हो। हल्का से जान लीजिए, राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। और वो बना किस चीज़ का होता है, तो वो बना होता है आरएनए का और प्रोटीन का। राइबोसोम के अलग अलग टाइप्स होते हैं, 70S और 80S। 70S मिलने वाला है प्रोकार्योटिक मतलब बैक्टीरिया में, और यूकार्योटिक में मिलेगा 80S। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंत में, जिसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मिलने वाला है क्या, सेल डिवीज़न या सेल साइकिल, जिसमें डिटेल स्टडी करेंगे माइटोसिस का और म्यूसिस का, पूरा कंप्लीट इसमें देखने वाले हैं। धन्यवाद।